दोस्तों हम लोग महाद्वीपों की एक श्रृंखला कर रहे हैं, वो लगभग हम लोगों की संपूर्ण होने वाली है। तो सुपर टेट के लिए बेसिकली हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विज्ञान का सेक्शन। दोस्तों विज्ञान के लिए हमारे पास एक बेहतरीन फैकल्टी आ चुकी है, बेसिकली कोटा से है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस सर हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए आ चुके हैं। उनका नाम है अरुण सर। जल्दी 1-2 दिन में आपको उनकी वीडियोज़ मिलने लगेगी और उम्मीद करता हूँ को आप उनको भी भरपूर प्यार देंगे। दोस्तों इसी दिशा में हम लोग आगे चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बायोलॉजी सेक्शन से होगा, जिसका नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। पिछले वर्षों की भांति अगर हम लोग देखें, पिछले वर्षों में के प्रश्न पत्र को अगर हम लोग देखें तो वहाँ से देखोगे बहुत सारे प्रश्न केवल इसी टॉपिक से आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होती हैं, उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली इनके प्रश्नों के जो प्रकृति होती है वो बेसिकली सिंपल होती है, लेकिन जब तक आप इन टॉपिक्स का अध्ययन नहीं करोगे तब तक ये आपको अच्छी खासी मात्रा में टफ ही लगेंगे। ठीक है, इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करते हैं भोजन की। भोजन क्या है, भोजन है क्या? तो आप सभी को पता होगा, आप लोग पढ़ाई भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके। भोजन बेसिकली मनुष्य की वह बेसिक नीड होती है जिसके माध्यम से उसे ऊर्जा की प्राप्ति के साथ साथ उसकी शरीर क्या कर सके, वृद्धि कर सके। ठीक, यानी कि वह भौतिक आवश्यकता या वह मूल आवश्यकता जिसके माध्यम से हम अपनी ऊर्जा के साथ साथ अपने शरीर का विकास कर सकें, वही क्या कहलाता है, हमारा भोजन कहलाता है। भोजन के आधार पर अगर आप देखोगे तो जीवधारियों को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक ऐसे जीवधारी, आप भी जानते होंगे कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। अब सोचिएगा, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे, उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे। क्या कभी आपने पेड़ पौधों को खाना खाते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जो बॉडी की प्रकृति होती है, उनके अंदर की जो प्रकृति होती है वो कुछ यूँ होती है कि वो अपने सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का इंतजाम कर सकते हैं। दूसरे वो जीव होते हैं जो स्वयं के लिए भोजन नहीं पका सकते एवं भोजन के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर होते हैं। उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता, जिसमें जीव जंतु आते हैं। बेसिकली जीव तो वो होते हैं जो सांस लेते हैं एवं वृद्धि करते हैं। इसमें जंतु आते हैं जिसमें मनुष्य, जानवर वगैरह ये सब आ जाते हैं। हम लोग अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, हम लोग भोजन के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर होते हैं, या यूँ कह लो कि हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन्स का निर्माण मनुष्य का शरीर स्वयं कर लेता है? तो आप सभी को पता होगा, एक विटामिन डी है जो सूर्य की रोशनी में जाओगे आपकी बॉडी उसका निर्माण स्वयं करेगी, और एक विटामिन के होता है जो मूलतः हमारे ब्लड में मिलता है। ठीक है, तो ये 2 विटामिन्स ऐसी हैं, विटामिन डी और विटामिन के, जिनका निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर रहा है। बाकी की शेष विटामिन्स जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारी जो विटामिन्स हैं उसके लिए हमें दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, या हम यूँ कह लें उत्पादकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पादक, और इनके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया थी, इन्होंने अपना भोजन किस माध्यम से पकाया, इनके पास ऐसे कौन से संसाधन थे जो ये हमसे आगे हैं, इनका भोजन स्वयं पक रहा है, और हमारे पास किन संसाधनों का अभाव है, कौन से वो तत्व नहीं है जिनके माध्यम से हम अपना भोजन नहीं पका पा रहे हैं, वो सारे के सारे आप अभी अंतर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पादकों की, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। और आपको पता है पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाई? प्रकाश संश्लेषण। नाम से ही स्पष्ट होता है कि सूर्य के माध्यम से जो इनका प्रकाश आया, जो भी इनके पास प्रकाश आया, उनको इन्होंने संश्लेषित किया और अपने लिए किसका निर्माण किया, भोजन का निर्माण किया। और आपको पता है भोजन के लिए, भोजन आप क्यों खाते हो, ताकि आपको क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। जब ऊर्जा मिल सके तो यहां से एक चीज और जान लीजिएगा, ऊर्जा जो आपको मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, किस रूप में मिलेगी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, उनको जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलनी चाहिए।
और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें क्या चाहिए, ये हमारे लिए इसेंशियल है, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक तत्व हैं। अब ये बनते कैसे हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक पेड़। ये देखिए, ये आपका बन गया एक पेड़। आपको पता है इससे जो ऊर्जा मिलती होगी वो कहाँ से मिलती होगी, सूर्य से। तो ये बन गया आपके सन भाई साहब। जमीन से देखिए इससे क्या मिलता होगा, जड़ों से मिलता होगा इससे जल। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, हरी। हरी किस लिए होती हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। ओके, और ये वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, तब आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो आइए पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं एक इक्वेशन के माध्यम से। तो देखिए, इन्होंने वायुमंडल से कौन सी गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इन्होंने यहां से आपने देखा कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली, जड़ों से क्या लिया, तो आप कहोगे जल लिया। और किसके किसके माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के माध्यम से अपने लिए क्या पकाया होगा, भोजन। और भोजन किस फॉर्म में पकाया होगा, तो अभी आपको बताया किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। यहां पे मैं लिख देता हूं C6H12O6। अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारी कैसी, बैलेंस ही नहीं है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। इधर से करिए, यहाँ पे कार्बन की मात्रा कितनी दिखती है, सिर्फ कार्बन की, तो आप बोलोगे C6, यानी कि कार्बन की मात्रा कितनी है, 6 है। और यहाँ पे कार्बन आओगे तो कितना दिखता है, तो कहोगे, कुछ लोग कहेंगे 2 दिखता है। देखिए 2 तो ऑक्सीजन है, कार्बन कितना है, 1। यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है। तो कितना यहाँ पे लगा दें कि ये 6 बन जाए, तो आप बोलोगे 6 लगा दीजिए। हम इसके आगे अगर 6 लगा देंगे तो अब ये कार्बन कितना बन गया, 6 बन गया। तो हम कह सकते हैं कार्बन से कार्बन हमारा हो गया बैलेंस, हो गया, कार्बन हटा दिया। अब ये 6 लगाने से आपके पास ऑक्सीजन कितना बन गया, तो आप कहोगे 6 दूनी 12। ये हमारे पास 12 क्या बन गया, ऑक्सीजन। छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन कितना है, 12। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, H2 है। कितना लगा दें ये 12 बन जाए, तो बोल दो 6 लगा दीजिएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे चाहिए कितना, 12, तो 12 से 12 हट गया। लेकिन हमें 6 लगाने से हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बन गया, 6। तो ये हमारे पास 6 ऑक्सीजन ये हो गया। टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, 12 और 6 18 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन हो गया, 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना, 6। तो हम कह सकते हैं 6 से 6 हट गया, बचा हमारे पास कितना ऑक्सीजन, 12। अब ये 12 ऑक्सीजन भी तो उधर जाना होगा ना, उधर ले जाना पड़ेगा। जब ये 12 ऑक्सीजन आप इधर लेके आओगे तो ये बनेगा 6O2, 6 दूनी 12। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। और आप कह सकते हो कि वायुमंडल से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से जल लिया, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के माध्यम से इन्होंने अपना भोजन ग्लूकोज की फॉर्म में और आपको क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे आवश्यक तत्व क्या है, तो आप बोल दोगे सूर्य का प्रकाश। इस सूर्य के प्रकाश को हटा दो तो ये भोजन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। ये छोटी किताबों में लिखा होता है, कम जो स्टैंडर्ड के लेवल की होती हैं, लो स्टैंडर्ड लेवल की जो बुक्स होती हैं उसमें लिखा होता है, क्योंकि केवल सूर्य का प्रकाश ही आवश्यक नहीं है। अगर आपके कमरे में कोई पौधा रखा हुआ है, उसके पास उसके जीवन काल में कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो हरा भरा रहता है, क्यों? तो हम कह सकते हैं कि कृत्रिम लाइट जो होती है, जो हमारी LED होती हैं, हमारे बल्ब होते हैं, उनके माध्यम से पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपने लिए भोजन पका सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है, क्या प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है? तो आप बोलोगे नहीं, दिन एवं रात कभी भी हो सकता है, केवल उसके लिए क्या चाहिए, हमें प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब यहां से एक और प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडलीय क्रियाओं के द्वारा या सूर्य के प्रकाश का जो संश्लेषण होता है, या पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश का संश्लेषण होता है, या पेड़ के द्वारा जो प्रकाश का संश्लेषण होता है, उसमें जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिसके माध्यम से हम सारे लोग जिंदा होते हैं, यही वह आवश्यक तत्व है जिसकी वजह से जीवन संभव है। तो ये कहाँ से मुक्त होता है? तो ये मुक्त होता है आपका जल से।
कहाँ से? जल से। ठीक, इतने सारे प्रश्न आपको केवल इस टॉपिक से मिलने वाले हैं, इस इक्वेशन से मिलने वाले हैं। इसे लिख लीजिएगा, जितने भी प्रश्न बोले हैं उन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पेड़ पौधे में थोड़े और अंदर की तरफ चलते हैं। इस पेड़ के अंदर की तरफ चलते हैं कि जो खाना पका वो कहाँ पका, जल का क्या कार्य था वो देखिएगा। इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो देखिएगा अंदर की तरफ चलते हैं। अभी आपने देखा कि जो पेड़ को जल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? नीचे से, यानी जड़ों से। और यहाँ पे जो खाना पकता है वो कहाँ मिल रहा है? पत्तियों में। अब भैया पत्तियों में खाना पकता होगा तो इस पेड़ के समस्त अंगों को ये खाने की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं जो खाना होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ और जो जल होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ। सोचिएगा, खाना ऊपर से नीचे की तरफ और जल नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो जल जा रहा होगा वो ग्रेविटी की विपरीत दिशा में और भोजन ग्रेविटी की दिशा में, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ लगती है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो आपका खाना आ रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, और जबकि जल इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, जो जल को ऊपर ले जाएंगी उन वेसल्स को हम लोग कहते हैं बेसिकली जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। प्रश्न पूछा भी जाता है कि जाइलम का क्या कार्य होता है, तब आप बोल सकते हो ये पेड़ों में जल का क्या करती हैं? संवहन करती हैं। जा से जल, जाइलम का जा से क्या हो गया? जल। और दूसरा बचा जो खाने का संवहन करती हैं उनको बोलते हैं फ्लोएम। क्या करते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोएम। ये किसका संवहन करती हैं? खाने का संवहन करती हैं, भोजन का संवहन करती हैं। ठीक, अब हम लोग एक चीज यहां पे और देख लेते हैं कि हम लोगों के अंदर या उपभोक्ताओं के अंदर क्या कमी रह गई। तो देखिए हमारे पास भैया गैस भी है, हमारे पास सूर्य का प्रकाश भी है, पानी है तो वो भी हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं, फिर हमने अपने भोजन का निर्माण क्यों नहीं कर पाया? तो हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व की कह सकते हैं, ये अवशेष था हमारे पास, जो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो अभी अनुपस्थित है वो क्या है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल अगर और होता तो संभवतः हम लोग कुछ इस दिशा में आगे बढ़ सकते थे। इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग भी क्या होता है? हरा होता है। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है? तो बहुत सारे लोग ऑप्शन लगाते हैं क्लोरोफिल के अभाव में। अगर मान लीजिएगा आप क्लोरोफिल को हटा दोगे तो क्या ये पेड़ बनेगा? जब पेड़ ही नहीं बनेगा तो पत्तियां पीली और नीली होंगी कैसे? तो हम ये तो कहेंगे क्लोरोफिल तो होना चाहिए, शायद कुछ और होगा। और आपको ये भी पता है पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? तब आप कहोगे क्लोरोफिल की वजह से। यानी कि पीला और हरा केवल इस क्लोरोफिल के अंदर ही ऐसा कुछ है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा हो रहा है। तो यहाँ पे एक धातु देखने को मिलती है इसके अंदर जिसका नाम है मैग्नीशियम। अगर इस मैग्नीशियम को अगर आप हटा दो इस क्लोरोफिल से तो पत्तियों का रंग कैसा हो जाएगा? पीला पड़ जाता है। ठीक, ये भी प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं उत्पादकों के कितने प्रकार हैं या पेड़ पौधों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम कह सकते हैं भोजन के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। तो आपके टॉपिक जो आपका सिलेबस है उसमें इन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला देखिए जो भाग है वो है सहजीवी। समझते हैं दोस्तों, सहजीवी का क्या अर्थ हुआ? सह का मतलब होता है साथ साथ, जीवी का होता है जीने की भावना। यानी कि यहाँ पे 2 ऐसे जीव आके मिलते होंगे जो सहजीविता के सिद्धांत पर चलते होंगे, साथ साथ रहने के सिद्धांत पर चलते होंगे, जिसे सहजीवी कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण समझते हैं। तो बेसिक दैनिक जीवन में उदाहरण समझते हैं। सपोज कीजिएगा कि अगर आप कहीं पे क्लासेस करने जाते हैं या आप ऐसे मान लीजिएगा हमारी आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हम आपसे कोई फीस चार्ज करेंगे। उस फीस के माध्यम से हमारे जो टीचर्स होंगे या हम होंगे या हमारे जो भी स्टाफ होगा उसका कल्याण होगा, और हम लोगों के द्वारा दिए गई सहायता से या दिए गए ज्ञान से आपका कल्याण होगा। जिसके आप ऐसे समझिए आपके पैसे से हमारा कल्याण और हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से आपका कल्याण हो जाए तो हम दोनों लोग साथ साथ मिलकर चले, ये सिद्धांत कहलाता है सहजीविता का सिद्धांत। दूसरा उदाहरण समझिए कि मेरे पास कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से मैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता हूं। अगर मैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा हूं तो मेरे अंदर क्लोरोफिल है
और आप अगर अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पा रहे, अन्यथा या आप ऐसे समझ सकते हो आपके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन आपके पास घर है, आवास है, लेकिन खाना नहीं है। अब सिर्फ आपके पास घर है तो भी आप जिंदा नहीं रह सकते, मेरे पास सिर्फ खाना है तो मैं वायुमंडल, खुले वायुमंडल में जिंदा नहीं रह सकता हूं। मैं बोलूं आपसे मुझे आपके घर में रहना है, तो आप बोलिए कि ठीक है आप मेरे घर में रह सकते हैं, इसका मैं कोई किराया चार्ज नहीं करूंगा, बशर्ते आप अपने लिए जो भोजन का निर्माण करोगे वो भोजन मुझे भी देना होगा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको भोजन दिया, आपने मुझे क्या दिया, आवास दिया, हम दोनों का क्या हो गया, कल्याण हो गया। तो वही देखिएगा यहाँ पे दो जीव होते हैं, इसमें एक के पास तो घर होता है और दूसरे के पास क्या होता है, भोजन होता है। जिसके पास घर है उसके पास क्या नहीं है, भोजन नहीं है, और जिसके पास भोजन है उसके पास क्या नहीं है, घर नहीं है। सोचिए इसके पास भोजन होगा तो ये इसके पास क्लोरोफिल भी होगा कि नहीं होगा, भैया होगा, और इसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। और अगर इसके पास क्लोरोफिल होगा तो क्या ये एक प्रकार का पेड़ होगा, बिल्कुल होगा, ये पेड़ नहीं होगा। तो जो घर होगा उसे बोलते हैं हम लोग, जिसके पास घर होगा उसे हम लोग बोलेंगे कवक, और जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास भोजन है, उसे बोलेंगे शैवाल। ये दोनों आपस में मिलते हैं और सहजीविता बनाते हैं। सहजीविता बनाकर ये एक नए तत्व का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, और अक्सर समुद्र वगैरह, काई वगैरह के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। पहला देखा हमने सहजीवी, सहजीवी का जो उदाहरण था वो क्या लिखा हमने, लाइकेन। ठीक, याद कर लीजिएगा। दूसरा है परजीवी। परजीवी के नाम से ही स्पष्ट होता है ऊपर जीने की भावना, दूसरे को ऊपर जीने की भावना। समझिएगा फिर से। अब मैं आपसे बोलूं मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे ठीक है रह सकते हैं, मैं आपका ही भोजन करूं, मैं आपके ही घर में रहूं और तब तक रहूं जब तक आपका सारा भोजन मैं ना खा जाऊं और आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जब सारा भोजन मैं ही खा जाऊंगा तो आपके पास भोजन का अभाव होगा। मैं इतना ज़्यादा क्या हूं, ताकतवर हूं, शक्तिशाली हूं, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर मैं यही प्रक्रिया दूसरे घर में अपनाऊं, फिर तीसरे घर में अपनाऊं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक जगह पनप जाऊं तो पूरे उस वातावरण में पनप सकता हूं और सबकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कोचिंग वाला उदाहरण दिया, फिर से समझिए। आप हमारे यहाँ पढ़ने आइए, बस फीस मत दीजिएगा, तो मैं कब तक सर्वाइव कर पाऊंगा। एक लिमिट होगी, उसके पश्चात या कोचिंग बंद हो जाएगी या हम लोगों के खाने के अभाव में डेथ हो जाएगी। समझिएगा, यानी कि आप हमारे ऊपर क्या हुए, एक परजीवी का उदाहरण हुए। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण आप सबसे आसानी से समझ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा तालाबों में आपको देखने को मिलती है जलकुंभी। देखिए जलकुंभी, जलकुंभी क्या होती है कि संपूर्ण तालाब पर एक आवरण बना लेती है। जब सूर्य का प्रकाश उस जलकुंभी पे पड़ता है तो वो प्रकाश को ऊपर अपने ऊपर ही ले लेती है। नीचे जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके पास सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उन पादपों के पास सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो उसके अभाव में वो अपना भोजन नहीं पका पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जलकुंभी ने क्या किया, इनके लिए दूसरे तत्वों के लिए मृत्यु के समान हो गई, उनकी मौत हो गई। तो जलकुंभी किसका उदाहरण हो गया, परजीवी का। दूसरा आप देखिएगा, एक आपने पेड़ देखा होगा जिसका नाम है अमरवेल। अमरवेल की खासियत क्या होती है, जैसे ही ये किसी पेड़ को पकड़ती है उसके ऊपर चारों तरफ से एक आवरण बना लेती है। अब अंदर की तरफ जो पेड़ था उसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाया तो उसकी भी मौत हो जाएगी, और साथ ही साथ उसके जो पोषक तत्व थे वो किसने सोख लिए, अमरवेल ने सोख लिए, तो उसकी मौत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये भी किसका एक उदाहरण हो गया, एक परजीवी का उदाहरण हो गया। तो जलकुंभी और अमरवेल जैसे पेड़ जो होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं, परजीवी का उदाहरण होते हैं। तीसरा देखते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी नाम से ही स्पष्ट होता है जो मरे हुए जीवों पर अपना आश्रय स्थल बनाए, उनसे पोषण लें, वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। अगर आप ग्रामीण प्रवेश के होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारा एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पे अपना कचरा फेंकने जाते हैं, जिसे ग्रामीण भाषा में घूरा कहते हैं कि घूरो फेंकन जा रहे। तो उस वाले स्थान पे आप देखना जब कभी बरसात वगैरह आती होंगी तो वहाँ पे छोटे छोटे कुकुर मुत्ते खड़े हो जाते हैं।
वो कुकुरमुत्ते उन्हीं जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे चीज़ें सड़ गल रही होंगी। या आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका जो आंगन होगा वो कच्चा हो और आप उसे गोबर से लेपिएगा तो बरसात के मौसम में देखिए वहाँ पे छोटे छोटे कुकुरमुत्ते खड़े हो जाएंगे। कोई लकड़ी सड़ रही हो तो वहाँ पे छोटे छोटे खड़े हो जाएंगे, यानी कि वो हमेशा वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पे चीज़ें सड़ रही हों, गल रही हों, मर चुकी हों। तो उन स्थानों को हम लोग बोलते हैं, उन जीवों को बोलते हैं मृतोपजीवी, जो ऑलवेज कवक होते हैं। ऑलवेज क्या होते हैं? कवक होते हैं। कवक, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि मृतोपजीवी क्या होते हैं? ऑलवेज कवक होते हैं। यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि इनका भोजन कैसे पका। हमने सहजीवी में बताया कि कवक अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता, यहाँ पे अपने भोजन का निर्माण कर रहा है। तो कवक को बेसिकली दो भागों में विभाजित किया जाता है। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं और कुछ ऐसे कवक होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। जो अपने भोजन का निर्माण, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से आने वाला है, भोजन का निर्माण कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं कर पाते। जो भोजन का निर्माण कर लेते होंगे वो एक प्रकार का पेड़ पौधा हुआ, और पेड़ पौधा होगा तो उसे हम खा सकते हैं। तो आपको पता है कि कवक की एक प्रजाति का सेवन मनुष्य करता है। किसका करता है? आपने सुना होगा मशरूम। मशरूम भी एक प्रकार का क्या है? कवक है। उसे हम खाते हैं क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण कर रहा है। लेकिन सभी मशरूम को नहीं खा सकते क्योंकि उसमें से कुछ जहरीली प्रकृति के होते हैं। और ऐसे कवक जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पा रहे होंगे वो भोजन के लिए कहीं न कहीं दूसरे स्रोतों पर निर्भर होंगे, और जब वही कवक आपकी बॉडी पर आ जाते हैं तो वो आपको इचिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। खुजली, दाद, खाज, खुजली जैसी बीमारियां पैदा करते हैं, जिन्हें बोलते हैं कवक के द्वारा होने वाली बीमारियां, क्योंकि उनके पास स्वयं का भोजन नहीं है। वो भोजन आपकी सेल्स से ले रहे हैं, कोशिकाओं से ले रहे हैं, और जैसे ही उस कोशिका की मृत्यु हो जाएगी वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और इस प्रकार से पूरी खाल को अपने आवरण में ढक लेते हैं, जिससे अनेकों बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। जब ये बीमारियों वाला टॉपिक होगा तो हम इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो मृतोपजीवी ऑलवेज क्या हुए? कवक हुए। ठीक, लास्ट जो हमारा है पौधों भोजन के आधार पर पादपों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, उसमें जो लास्ट है उसका नाम है, सबसे महत्वपूर्ण है, मेरा फेवरेट है, जिसका नाम बेसिकली क्या है? लास्ट है कीटभक्षी। देखिए दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट होता है ऐसा पौधा जो कीटों का भक्षण करता है। क्या है? कीटों का भक्षण करने वाला। यहाँ से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये कीटों का भक्षण कर रहा है, क्यों? इसके पास खाना नहीं है। अगर इसके पास खाना नहीं होता तो ये पौधा ही नहीं होता। ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पा रहा होता तो ये पौधा होता ही नहीं। इसके पास भोजन बनाने की क्षमता है, और भोजन बनाने की क्षमता होगी तो इसके पास क्लोरोफिल होगा। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इसके पास क्लोरोफिल है तो इसने कीटों को क्यों खाया? बताइए। तो भोजन को पता है कि भोजन ही सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व तो नहीं होता है। भोजन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भोजन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ऐसे समझिएगा, दो भाई हैं, एक भाई को मैं सब रोटी देता हूँ और एक भाई को रोटी के साथ साथ विटामिन की, प्रोटीन की, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब अच्छी खासी मात्रा में दे रहा हूँ। तो ये वाला जो आदमी है जिसके पास ना कैल्शियम है, ना विटामिन्स है, ना प्रोटीन्स है, तो ये इसकी बॉडी इन सारी चीज़ों की डिमांड करेगी। और ये वाला जो आदमी है जिसके पास सारे तत्व हैं, ये इसकी बॉडी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेगी। तो ये वाला जो इंसान होगा वो किसी मिट्टी वगैरह के पास से गुजरेगा, इससे उसकी सुगंध बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी बॉडी कैल्शियम की क्या कर रही है? डिमांड कर रही है, और इस वाले के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी आधार पर ये जो पौधे हैं ये हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, और इनके पास पहाड़ी क्षेत्रों में तत्व का अभाव होता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने हेतु किसका भक्षण करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। तो एक प्रश्न आता है, क्या सभी भोजन के या क्या सभी पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, आप देखोगे आपके खेत में जो पौधे होंगे वो वही भाई हैं जिन्हें आप सारे तत्व देते हो। खेतों में हम लोग क्या क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं और डीएपी डालते हैं। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है? कितने %? 46% नाइट्रोजन होती है। और डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट, या हम कह सकते हैं हम पौधों में बृहद मात्रा में 3 तत्व डालते हैं। एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है पोटेशियम, एक होता है फॉस्फोरस। एक होता है पोटेशियम, एक होता है फॉस्फोरस। इनका जो स्पष्ट अनुपात है वो 4:2:2 है। कहीं कहीं 4:2:1 भी लिखा है,
कि हम यूं कह सकते हैं अगर 4 किलो नाइट्रोजन डालोगे 2 किलो आपका क्या होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए और 2 किलो आपका पोटेशियम होना चाहिए, या 4 किलो आपका नाइट्रोजन होना चाहिए, 2 किलो आपका फास्फोरस होना चाहिए, 1 किलो आपका पोटेशियम होना चाहिए। यही इनका स्पष्ट अनुपात होता है जिन्हें मिलाकर हम खेती में डालते हैं। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा कि भारतीय जो किसान है वो खेती को कभी भी वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा जांच नहीं कराते, वो अपना अनुमान लगाते हैं कि 1 बीघा में इतनी खाद पड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं ज़्यादा खाद का यूज होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा पहुँचती है, और नाइट्रोजन जब ज़्यादा पहुँचती है तो वो गल के कहाँ पहुँचती है, ज़मीन के अंदर पहुँचती है। जब ज़मीन के अंदर जाती है तो वही वाटर में मिलती है, पानी में मिलती है, वही पानी नल के माध्यम से निकलता है, हम लोग सेवन करते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त पानी जब हम लोग पीते हैं तो हमारे अंदर अनेकों बीमारियों की उत्पत्ति होती है, जैसे कैंसर होना, सुना होगा, जल्दी बुढ़ापा आना, बाल सफ़ेद होना, ऐसी समस्याओं की उत्पत्ति हो रही है। और ये सर्वाधिक जो समस्या है वो गंगा नदी के किनारे है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे ही सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग भी किया जा रहा है। इसी समस्या के समाधान हेतु तो आपको पता होगा 2014-15 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना भी लाई गई थी जिसका नाम था मृदा स्वास्थ्य पत्र, यानी कि हर एक किसान चाहे तो अपने खेती के लिए एक अपनी मृदा के लिए उसकी खेत में जो मृदा है उसका एक स्वास्थ्य पत्र बनवा सकता है और ये पता कर सकता है कि उसकी खेती में कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। और वहीं से उन्होंने एक और नई चीज़ निकाली थी, कहा कि इस नाइट्रोजन को ज़मीन के वाटर लेवल में या वाटर लेवल में कैसे कम किया जाए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि खाद को महंगा कर दो। जब खाद को महंगा कर दो तो किसान अपने आप ही थोड़ी सी कम कर देगा डालना, जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा खाद और रेडी इतनी महंगी है, अगर और ज़्यादा महंगी करोगी तो किसान मर जाएगा। तो उन्होंने इसको माना नहीं, उन्होंने एक नया तरीका निकाला, एक यूनिक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि खाद को नीम से लेपित कर दो, नीम से क्या कर दो, कोटेड कर दो। इसका बेनिफिट क्या है तो आप सभी जानते हो, जैसे ही खाद को नीम से कोटेड करोगे तो उसकी जो गलने की दर है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब खाद को डालोगे उसकी गलने की दर धीमी है, आराम से गलेगी, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी, उस जल स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब जल में नहीं मिलेगी तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला रोग का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, ये रोग सर्वाधिक छोटे शिशुओं में होता है, जिसकी वजह से वो शिशु मुंह से बुलबुले बनाने लगता है, बच्चा नीला पड़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये प्रश्न ऑलवेज पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला रोग बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, ये था एक उत्पादक का एक पार्ट, एक चैप्टर जो हमने देखा कि कितने आधार पर उन्हें बांटा जाता है। ये जल्दी में लिखा, तो आप लोग जो मैं बोलता हूँ उसके आधार पर अपने नोट्स बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी क्रम में अगर आप और वीडियोस चाहते हैं, कुछ अच्छे नए वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे ये पता चल सके कि आपकी यहाँ पे उपस्थिति रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।